हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स की तैयारी आप यूजीसी नेट की कर रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स कर रहे हो, आरपीएससी एग्जाम होने वाला है 29 मई, ओपीएससी एसएसबी दोनों ही पीजीटी और लेक्चरर्स की आ गई हैं पोस्टें, और इकोनॉमिक्स एग्जाम अदर जो भी स्टेट एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। एक और टॉपिक अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सुपर शॉर्ट टॉपिक सीरीज है, ये टॉपिक सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स इन इकोनॉमिक्स। हाँ जी, कॉन्सेप्ट इस टाइप के आपने बहुत बार एग्जाम में फेस किए होंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, एक्सपोनेंशियल कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, लॉरेंज कर्व, हाइपरबोलिक कर्व्स, क्या है इनका सिग्निफिकेंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बार बार एग्जाम में, पहले देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते तो इजी हैं, बट कई बार होता यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है। देखो, आईएस कर्व, एलएम कर्व, ये हमारे बेसिक से कर्व्स है, यूजीसी नेट के लिए आपने बहुत अच्छे से किए होंगे, है ना। एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व हाइपोथेसिस, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट बार हर तरीके से क्वेश्चन नए वे में आए हैं। तो कर्व्स में से एक क्वेश्चन सुपर श्योर की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको कॉन्सेप्ट अभी तक डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में फेस डेफिनेटली किए होंगे। चलिए, इस सीरीज में हम लोग सुपर शॉर्ट सीरीज है, और सीरीज का पहला पार्ट 1 है। बेसिक से आज करेंगे 5 कर्व्स। उम्मीद है कि 5 कर्व्स आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो ऐड ऑन कर लीजिएगा आपके नोट्स में। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको शो कर रहे हैं। नंबर 1 है कोऑर्डिनेट कर्व्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट और पीजीटीज का। हाँ जी, बताता है क्या है, ये कहता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे भी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़नी शुरू होती है। देखो, ये इनिशियल डेवलपिंग फेज है इकोनॉमी का, और गिनी कोएफिशिएंट वाई एक्सिस पे है, मींस इनकम इनइक्वालिटी शो करता है ना गिनी कोएफिशिएंट। और जीडीपी पर कैपिटा और जीडीपी ग्रोथ हम शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस पे। जैसे ही डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, जीडीपी बढ़ रही होती है, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हो रहा होता है, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। एट एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे ये मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज टर्निंग पॉइंट, जहां पे इनइक्वालिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब इसके बाद अगर जीडीपी बढ़ती है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ या रियल पर कैपिटा बढ़ता है, देन इनइक्वालिटी टेंड्स टू डिक्लाइन, है ना, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो यही हमें बताता है कोऑर्डिनेट कर्व्स। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे भी होगा इनिशियल में, इट लीड टू ग्रेटर इनक्वालिटी फॉलोड बाय लेटर बाय रिडक्शन इन इनक्वालिटी, ठीक है। पहले इनक्वालिटी बढ़ेगा और फिर इनक्वालिटी कम हो जाएगा। हाँ जी, कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये बात ध्यान में रखिएगा, और कब दिया था ये बात ध्यान में रखिएगा, क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, ठीक है। 1950 से 1960 के बीच की स्टडी है साइमन वुजनेट की। क्वेश्चन देखिए इस टाइप का आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट 2020। सो ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इनक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा हमें कई बार कंफ्यूजन होती है ना। सो ये दैट इज पर कैपिटा इनकम एंड इनक्वालिटी। सो दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा, और इनकम इनइक्वालिटी क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर्व्स, है ना। फर्स्ट कर्व क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरा कर्व, दूसरा कर्व आता है इकोनॉमिक्स में लॉरेंज कर्व। हाँ जी, लॉरेंज कर्व बेसिक कर्व है। लॉरेंज हमें क्या शो करता है, क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। अब क्या है इसका मतलब, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, एंड नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ये शो करता है कि कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन के पास कितने परसेंट इनकम का शेयर है। सपोज 20% इनकम 20% लोगों के पास है, 40% इनकम 40% लोगों के पास है, 60% इनकम 60% पॉपुलेशन के पास, ये इनकम इक्वालिटी है ना। तो जो ये बीच की लाइन शो करती है, ब्लैक लाइन शो कर रही है, दैट इज लाइन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे जितने परसेंट पॉपुलेशन है उतनी परसेंट इनकम है। बल्कि इंडिया में क्या है, 2% टॉप, जो मोस्ट 2% रिचेस्ट है, उनके पास 99 और 98% ऑफ वेल्थ है। तो ये भी मतलब टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास ज्यादातर जीडीपी का शेयर है, तो वो इनकम इनक्वालिटी को शो कर देता है कई बार। सो दैट अगर हम बात करें 10% ऑफ पॉपुलेशन रिचेस्ट के पास 90% जीडीपी का शेयर है, तो वो इनइक्वल है, ठीक है। तो हमें ये बताता है लॉरेंज कर्व, जितना हम दूर जाएंगे, ठीक है, जितना हम लोग इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर जाएंगे, ठीक है, उतना इनइक्वालिटी बढ़ेगा। तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये है लॉरेंज कर्व, जो क्या शो करता है, इनइक्वालिटी को। लॉरेंज कर्व जितना जितना कर्वेचर होगा उतने ही, हम लोग ये मान के चलते हैं, जितना कर्वेचर होगा उतनी ही इनइक्वालिटी बढ़ेगी। जितना ही फ्लैट रहेगा और जितना ही नजदीक आएगा इस लाइन ऑफ इक्वालिटी के, उतना ही बेटर होगा। सो इट शोज
क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन के पास डिफरेंट सेक्शन कितना है, ठीक है, इनकम, different proportion of population and different proportion of income. Next, it was given by Lorentz Bisnoy. Sorry, it was given by Marxo Lorentz. उम्मीद है कि याद रहेगा कब, 1905 में, है ना, 1905 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा कहना यही था इसका, हम लोग परफेक्ट इक्वालिटी तभी है अगर 20% पॉपुलेशन के पास 20% शेयर, 60% पॉपुलेशन के पास 60% का इनकम हो, और यही हमें शो करता है गिनी कोएफिशिएंट भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आ जाता है गिनी कोएफिशिएंट। हाँ जी, गिनी कोएफिशिएंट क्या बता रहे हैं, अगेन ये भी लॉरेंज कर्व से ही डिपिक्ट होता है। गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी को शो करता है, और देखो गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंज कर्व का ही यूज करता है, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट कुछ ज्यादा हट के चीज कुछ नहीं है, लॉरेंज कर्व का जितना की लॉरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को नाम बोला है गिनी कोएफिशिएंट, है ना। गिनी कोएफिशिएंट हमें हमेशा बताता है इनइक्वालिटी को, जितना गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा उतना ही इनइक्वालिटी ज्यादा, ठीक। आइए एक बार देखते हैं। सो इट शोज हाउ इक्वल और अनइक्वल इनकम वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है। इक्वल वेल्थ हो गया ये लाइन पे, और जितना भी दूर जाएगा ये लाइन उतना ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम। गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जब 0 होगा तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी या फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अब क्वेश्चन वैल्यू लाई करते हैं 0 to 1 के बीच में, ठीक। कैसे करना है, ये जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, जी इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इस टोटल एरिया का जो टोटल एरिया जो है इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अभी लॉरेंज कर्व ये वाली कर्व है, इसमें ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। तो इस लेवल पे देखते हैं गिनी कोएफिशिएंट कितना आता है। सो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू भी 5, ठीक। सो इट इज 5 अपॉन 10 मीन 0.5, मतलब कि हाफ, हाफ बिल्कुल शो कर रहा है, ये हाफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। अभी जितना ही दूर जाएगा इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये इस लाइन पे गिनी कोएफिशिएंट इस लाइन पे हो, ठीक है। तो मतलब लॉरेंज कर्व इस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो जब लॉरेंज कर्व इस लाइन पे लाई करेगा तो उस समय में क्या होगा, गैप 0 रह जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0, ठीक। ए की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इस लाइन में गैप कुछ भी नहीं है, और बी की वैल्यू सारा का सारा प्रोपोर्शन किसके पास चला जाएगा, बी के पास। टोटल शेयर कितना है, 10, ठीक है। सो 0 प्लस 10, तो इस मामले में क्या हो गया, 0.10 इज इक्वल टू 0। तो जब भी 0 होगी, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, जब भी 0 होगी ये रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट इक्वालिटी को, ठीक। और उसकी विपरीत अगर मान के चलते हैं ये जो गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंज कर्व है ना, ये पूरा ही कर्वेचर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होगा, देखो इस फॉर्म में जो ए की वैल्यू है वो पूरी यहां से लेके यहां तक पूरी ए की वैल्यू होगी 10, ठीक है। और जो बी है, बी के लिए कुछ जगह बचा नहीं है, बी की वैल्यू होगी 0। तो इस सेंस में करके देखते हैं, ए की वैल्यू 10 और उसके बाद 10 प्लस 0, तो 10/10 इज 1। तो जब भी हमारे पास 1 रिप्रेजेंट होगा, दैट इज 1 गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, परफेक्ट इनइक्वालिटी को। तो गिनी कोएफिशिएंट, गिनी का मतलब ही है इनइक्वालिटी, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, उम्मीद है यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, डिफरेंट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बने भी हैं। चलिए, ओवरऑल क्या शो करता है कि अगर लाइन ऑफ इक्वालिटी पे रहेगा तो सबके पास इक्वल शेयर आ रहा है, 20% के पास 20% पॉपुलेशन गेट 20% ऑफ इनकम। एंड अगर ये लाइन थोड़ा सा कर्व हुई, ठीक है, लॉरेंज कर्व, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 20% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 5% शेयर है ना। 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 15% शेयर है या 18% शेयर है। चलिए, सो गिनी कोएफिशिएंट जितना ही लाइन ऑफ इक्वालिटी रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और जैसे ही दूर जाएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए, चौथी जो कर्व आती है वो है हमारे पास लेफर कर्व। हाँ जी, लेफर कर्व कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। क्या शो करता है, यही क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे ही बहुत बार पूछा जा चुका है, यूजीसी में भी। हाँ जी, किस चीज का रिलेशन है, टैक्स रेट्स एंड टोटल टैक्स रिवेन्यू के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट चाहे 0% हो
या फिर 100% हो, गवर्नमेंट विल अर्न जीरो टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, चाहे 0% है टैक्स रेट और चाहे 100% है। होता क्या है कि जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा, तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो पहले फेसेस में तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैक्सिमम टैक्स है, इंडिया में भी मैक्सिमम पर्सनल टैक्स कितने हैं, 30%। अब इसके बाद अगर चार्ज करना गवर्नमेंट शुरू करेगी तो लोग क्यों इनकम अर्न करेंगे, अगर 50% ही गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, 60% ही देना है, तो इसके बाद जो विलिंगनेस टू वर्क है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो रिवेन्यू भी कम होना शुरू होगी क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि सारा पैसा तो टैक्स में चला जा रहा है। सो रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग रेवेन्यू। अगेन टैक्स रेट बढ़ते बढ़ते हो गए 100%, मीन्स जितना आपने कमाया उतना सारा दे दिया टैक्स। 100 रुपीज कमाया, 100 रुपीज टैक्स दे दिया, तो क्यों भला कोई काम करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्स रिवेन्यू जीरो। तो टैक्स रेट और टोटल टैक्स रिवेन्यू के बीच का डिफरेंस है लेफर कर्व। 1979 डेट याद रख लीजिएगा, ऑर्थर लेफर ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चाहे 0% टैक्स हो रेट हो, चाहे वो 100% टैक्स रेट हो, गवर्नमेंट विल अर्न जीरो रिवेन्यू, बस ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन भी चुका है। लेफर कर्व्स, व्हाट इट मींस, टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट्स। चलिए नेक्स्ट, फ्लिप कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, चाहे एग्जाम का पैटर्न कैसा भी रहे, लेकिन इन कर्व का तो सिस्टम सेम ही रहेगा हम हमेशा, है ना। चलिए, फिलिप कर्व्स किसने दिया था, एडब्ल्यू फिलिप ने दिया था, और इनकी जो स्टडी थी, टाइम ड्यूरेशन देखो, एक इंपेरिकल स्टडी हम इनको बोलते हैं, जो एक वेरीफिएबल या फिर वेरीफाइड होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में। 1861 से लेकर 1957 तक का पीरियड इन्होंने स्टडी किया। किस चीज के रिलेशन बताता है, मनी वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन बताता है। हाँ जी, किस टाइप का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशन। स्टेबल कहने का मतलब है कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा एक इनवर्स रिलेशन रहता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक, तो ये भी वही कह रही है, दिस थ्योरी स्टेट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन। ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन होगा तो कह रहा मोर जॉब्स क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये शॉर्ट रन फ्लिप कर्व है ना, जो डाउनवर्ड होता है। चलिए, तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप कर्व। चलिए, तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं लास्ट टाइम। फिलिप कर्व इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। करेक्ट है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। एंजल लॉ के बारे में, एंजल कर्व वगैरह हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये 5 कॉन्सेप्ट है, एक एक करके कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। यहाँ भी कॉन्सेप्ट पूछा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेज इन्फ्लेशन। हाँ जी, किसने दिया था, एडब्ल्यू फिलिप। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक हैं बट आएंगे जरूर। 5 5 करके हम लोग कवर करेंगे इनको, इस पार्ट में सिर्फ 5, बाकी 5 नेक्स्ट पार्ट में, एंड देन करेक्ट करते रहेंगे, है ना। अभी तो हमारे पास टाइम है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक टॉपिक अपने कंटेंट में ऐड कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।